Hello everyone, welcome to Abstract Learning and welcome to 40 days challenge for the board students. So that is our day 39 and yeah, that is our second last day for the challenge. Soon we are going to complete the challenge and we were discussing about the probability. So today मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। सो आसान भी है टॉपिक, तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है गाइस कि अगर एक इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो हम उसमें लिखते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल कर दो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्या मतलब है इसका गाइस? देखो, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि ए का इवेंट जब अकर हो रहा है उससे बी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ए के इवेंट से बी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। हमेशा चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। अपने को कभी भी चेक करना पड़ेगा तो अपन चेक कर सकते हैं अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के इक्वल होता है। देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको करके। ये तो कंडीशनल का है, कंडीशनल है। हाँ, ये रहा इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन। देखिएगा, तीन बच्चे हैं, बोला है इतने चांसेस हैं उनके टू सॉल्व अ क्वेश्चन और द इवेंट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आर इंडिपेंडेंट। भाई क्लियर है, अगर वो नहीं भी बोलता यार वो बात इंडिपेंडेंट ही है। भाई स्टूडेंट नंबर ए सॉल्व करेगा, कितने परसेंट चांसेस हैं उससे बी का क्या मतलब है? बी अपना सॉल्व करेगा। ए की सॉल्विंग से बी की सॉल्विंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी की सॉल्विंग से सी की सॉल्विंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं गाइस, उसने बोला भी है तो दैट्स ओके। और एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व, कम से कम एक बंदा तो सॉल्व कर दे। मतलब बेसिकली मेरे को सोल्यूशन तो चाहिए चाहिए। मैंने बोला टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो घटा दो नो स्टूडेंट एबल टू सॉल्व, नो स्टूडेंट एबल टू सॉल्व। आपने बोला कि ना तो ए ने सॉल्व किया, ना ही बी ने सॉल्व किया, ना ही सी ने सॉल्व किया। यही तो मतलब है पी ऑफ। अगर तीनों इंडिपेंडेंट हैं तो गाइज ऐसे लिख सकते हैं कि हम प्रोडक्ट करके, अभी अभी तो सिखाया था, है ना? ना ए ने किया, ना बी ने किया, ना सी ने किया। फिर मैंने बोला ठीक है, ए कर लेता है, 1/3 चांसेस हैं उसको करने के, तो ना करने के कितने हो गए गाइस? 2/3। भाई 1/3 करने के तो 1 - 1/3 नहीं करने के। सेकंड वाला 1/4 चांसेस हैं तो 3/4 नहीं करने के। थर्ड वाले के लिए 1/6 चांस है करने के तो 5/6 नहीं करने के। ये इससे कैंसिल कर दो तो कितना आंसर आएगा अपने पास? देखें जरा, देखिएगा। आंसर आया 1 - ये कितना बन गया? 5/12। तो 7/12 आ गया आंसर। खत्म। इंडिपेंडेंट उसकी अच्छाई है, उसने लिख के दे दिया। नहीं भी देता तो मेरे को खुद से दिमाग लगाना है, क्या इस इवेंट से दूसरे इवेंट पे फर्क पड़ रहा है? क्या स्टूडेंट ए जब सॉल्व कर रहा है क्या उस बात से मतलब है? क्या बी कर पाएगा नहीं कर पाएगा? बिल्कुल भी मतलब नहीं है ना? मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इस बात से ये थोड़ी ना मतलब है कि सामने वाला करेगा नहीं करेगा। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मतलब है। समझ में आ गया बात? चलो दूसरा क्वेश्चंस पे आते हैं। उससे पहले डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये बढ़िया है, सुनना ध्यान से। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिखनी है मेरे को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इवेंट ए भी अकर हो रहा है और बी भी अकर हो रहा है। मैंने बोला दोनों अकर हो रहे हैं ना, एक एक करके करा देता है। मतलब पहले ए अकर हो गया, मान लो ए अकर हो गया, इनटू अब किसको अकर कराना है? बी को। बट गाइस ए तो हो चुका है ना, उसको लिखने का तरीका है ऐसे, पी ऑफ बी हो रहा है डिवाइड बाई ए का मतलब ए इज ऑलरेडी डन। इसका मतलब क्या है गाइस? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी डन। सुन लेना ध्यान से क्योंकि मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहीं से प्रूव करूंगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमने ये फॉर्मूला रट लिया, किताब में ये फॉर्मूला लिखा और हमने रट लिया। इसी को क्या बोलते हैं गाइस? दैट इज आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
अभी आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी कंफ्यूजन पैदा होगी, एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन और किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलता है कि ए का बी का प्रोबेबिलिटी ए इज ऑलरेडी डन। ऐसे कोई बोल सकता है सर आपने ऐसे क्यों नहीं बोला कि ए इंटरसेक्शन बी को लिख दो, पहले बी हुआ है। मान लो बी हुआ है तो ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए, बट बी इज ऑलरेडी डन। हाँ लिख सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है, लिख लो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी इक्वल टू कितना गाइस, पी ऑफ ए बाई बी। काम क्या खत्म हो गया क्या? हमने बोला हाँ यार खत्म हो गया, डन, सॉर्टेड है। सॉर्टेड है ना, फॉर्मूला रट लेंगे एकदम। देखो कैसे रखना है, ए बाई बी है तो ऊपर इंटरसेक्शन बी, बी बाई ए है तो भी इंटरसेक्शन बी। जो डिनोमिनेटर में है वही नीचे है, जो डिनोमिनेटर में है वही नीचे है। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ था अपने टाइम पे, है ना। तो तब तो हमें किसी ने बताया नहीं था कि ये ऐसे आता है जनरेट हो गए, तो हमने रट लिया था और क्वेश्चन कभी बने नहीं फिर। ठीक है, तो इसलिए स्कूल में शायद बताया गया हो आपके, दैट्स गुड। अगर नहीं बताया तो इस तरीके से याद रखो, हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब वापस जाते हैं अपन अपने सवालों पे। कहाँ गया सवाल, ये रहा, ये रहा गाइस। ये तो इसमें तो कोई अंडरस्टैंडिंग वाली जरूरत है नहीं अपने पास, क्योंकि देखो ये कौन है, ए बी, बी बाई ए, ओके। तो मैंने बोला बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी अभी अभी रटा था, ए और बी का इंटरसेक्शन, और नीचे जो नीचे है वो नीचे। तो आपने बोला सर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, मैंने बोला निकाल दो, फॉर्मूला पता है ना, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। खत्म, काम खत्म। ए यूनियन बी कितना है, अच्छा ये तो अपने को, ओ हो, ये भी नहीं गिवन है, ये चाहिए अपने को, और ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। तो हमने बोला इधर फिर 0.6 रख दो और नीचे भी रख दो, है ना, पी ऑफ ए 0.4। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना आ गया गाइस, 0.24, 0.4 इंटू 0.6, 0.24। पी ऑफ ए 0.4, पी ऑफ बी 0.8। तो बताओगे जरा कितना आएगा, 0.96 लिख दें क्या, 16 और 80 96, इतना आना चाहिए, है ना। सही है ना, ऑप्शन डी आ जाना चाहिए। बेसिक था ये तो, इसमें तो इतना मजा नहीं आया होगा, दूसरे वाले में आएगा। ये रहा, इसमें आएगा मजा। 2020 का सवाल है, अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, कार्ड्स खेले हैं कभी, बताना जरा किस किसने खेले हैं कार्ड्स। मैंने बहुत खेले हैं यार, है ना, मैंने कार्ड्स बहुत खेले हैं। Given that the picked card is a queen, and the probability that it is a card of spade, मैंने बोला है probability of card is spade when it is already known it is the queen। जो गिवन है वो तो नीचे रखा जाता है ना, जो ऑलरेडी नो है ना। तो हमने लिखा ओके पी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन क्वीन अपॉन पी ऑफ क्वीन। ओके, मैंने बोला कि यार स्पेड है और क्वीन है, तो स्पेड में कितनी क्वीन होती हैं, एक ही होती हैं। तो हमने एक लिख दी, 1/52 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ क्वीन, क्वीन कितनी होती है गाइस अपने पास, क्वीन होती है 4, 52, कितना आंसर 1/4। है क्या ऑप्शन, लग तो रहा है यही हो जाना चाहिए ऑप्शन, यही हो जाना चाहिए गाइस, 1/4 आ जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, पक्के से मजा आया होगा, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं इन सब वीडियोस को क्लब करके लास्ट में चैलेंज कंप्लीट होने के बाद एक सिंगल शॉट बना दूंगा, है ना। आप उसको भी जाके देख सकते हो, जो लोग स्टार्टिंग बिगनिंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और अब उनको एक साथ प्रिपेयर करना है, तो मैं इन सबको एक क्लब करके 2-3 आवर्स का एक वीडियो सिंगल बना दूंगा, है ना, वन शॉट। आप उसको जाके देखिएगा, मेरा गारंटी है कि आपके 60% से कम मार्क्स तो बिल्कुल नहीं आ सकते। थोड़ा बहुत और चीजें आप कर लोगे, जितना मैं बता रहा हूँ उससे हल्का सा और, तो 70-80% बड़े आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो लाइक करो वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाओ। इट गिव्स मी एन मोटिवेशन कि मैं डेली कंटिन्यू करूँ, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि डेली मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लेकर आऊँ, सो एक मोटिवेशन मिलती रहती है। सो जस्ट सब्सक्राइब दी चैनल एंड या दैट्स इट गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।